जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी जो सेकंड पेपर आपका होता है, आपके विषय से संबंधित पेपर, उसमें जो 10वां यूनिट है हिंदी के गद्य की विधाओं से लगा हुआ टेक्स्ट विधा है। और उसमें आज जो हम करने वाले हैं पाठ्यक्रम में आपके लगा हुआ जो विधा है वो है प्रेमचंद जी की जीवनी के संबंध में। प्रेमचंद घर में है। प्रेमचंद घर में है, ये उनकी पत्नी शिवरानी देवी के द्वारा रचित प्रेमचंद जी की जीवनी है। इसका प्रकाशन वर्ष देखें तो सन 1944 है। प्रेमचंद घर में प्रेमचंद जी की जीवनी उनकी पत्नी शिवरानी देवी द्वारा रचित इस पुस्तक में शिवरानी जी के द्वारा प्रेमचंद जी के संपूर्ण जीवन को दर्शाया गया है। इसका प्रकाशन 1944 में होता है। प्रेमचंद जी के पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद जी को उनके पिताजी ने मुंशी धनपत राय तथा चाचा जी ने मुंशी नवाब राय नाम दिया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको एकदम ध्यान रखना है आपको। पिता अजायब, माता का नाम आनंदी। प्रेमचंद जी को इनके पिताजी ने मुंशी धनपत तथा चाचा जी ने मुंशी नवाब राय नाम दिया था। इन्होंने मर्यादा, हंस तथा जागरण पत्रिकाओं का संपादन भी किया। प्राय इनका पहला उपन्यास कौन सा था? तो इनका पहला उपन्यास जो है प्रेमचंद जी का प्रेमा को माना जाता है, किंतु इस पुस्तक के अनुसार इनका पहला उपन्यास कृष्णा को माना गया है, जो 1905 में प्रयाग से छपा था, जबकि प्रेमा को दूसरा माना गया है। इनके दो बेटे थे, श्रीपत राय, श्रीपत को धुन्नु भी कहते थे, तथा अमृत राय जो थे, अमृत राय को बन्नू कहते थे। तो प्रेमचंद जी के दो पुत्र हो गए, श्रीपत राय धुन्नु तथा अमृत राय बन्नू थे। प्रेमचंद 1935 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति बने। ये महात्मा गांधी के विचारों से बहुत ही प्रभावित थे। सेवा इनका मूल धर्म था। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के संपूर्ण जीवन को इस पुस्तक में 88 भागों में दिखाया है। पुस्तक की श्रद्धांजलि बनारसी दास चतुर्वेदी तथा आमुख शिवरानी देवी ने लिखा है। तो एक तरीके से शिवरानी देवी जी ने प्रेमचंद घर में है लिखकर एक जो प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व था उस हिस्से को उजागर किया है जिसे हम सभी अनभिज्ञ थे। प्रेमचंद जी सदैव अपनी पत्नी को प्रेरित करते कि वे कुछ लिखें, सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, क्योंकि प्रेमचंद जी को अपनी पत्नी को लेकर मन में अगाध श्रद्धा और प्रेम और सम्मान था। जीवन के अंतिम क्षणों में भी उन्होंने साहित्य रचना का साथ नहीं छोड़ा था। पत्नी के प्रति उनका लगाव और भी बढ़ गया था। हालांकि सिर्फ पत्नी ने ही नहीं, पुत्र ने भी अपने पिता के प्रति उनकी जीवनी कलम का सिपाही नाम से लिखा और मदन गोपाल ने कलम के मजदूर नाम से। तो ये दो क्वेश्चन कभी आते हैं कि कलम के मजदूर नाम से किसने लिखा था? तो मदन गोपाल ने कलम के मजदूर नाम से लिखा और कलम का सिपाही बेटे अमृत राय। शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई इस जीवनी की हर घटना खरा सोने की तरह है, क्योंकि देवी जी उनके साथ उन पलों को खुद जी हैं, महसूस की हैं, तो उसको ही उन्होंने हमारे समक्ष रखा है। प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की साफगोई को जिस तरह से उनकी पत्नी ने बयां किया वह हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए पठनीय है। उनके साथ बिताए सुनहरे पलों को बहुत ही सजगता के साथ उन्होंने लेखन में अपनी भावनाओं को उकेरा है। शिवरानी देवी को इस बात का मलाल रहा कि वे अपने पति की महानता को मरणोपरांत समझ पाई, उससे पूर्व नहीं समझ पाई। जैसे कि हमारे यहाँ की साहित्यकारों की दशा आप देखेंगे तो पहले आर्थिक रूप से बहुत ही विपन्न स्थिति में थे। वो उनको सम्मान नहीं मिल पाता था जो उन्होंने जिस तरीके से संघर्ष किया था। प्रेमचंद जी के पिता का नाम अजायब और माता जो आनंदी थी, और इनके जो पिता उनको मुंशी धनपत राय तथा चाचा ने मुंशी नवाब राय नाम दिया। और हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की एक जीवनी जो प्रेमचंद घर में है, दूसरी 1962 में लिखी गई कलम का सिपाही, और बाकी तीसरी जो कलम का मजदूर 1954, ये तीनों का डेट आपको ध्यान रखना है। प्रेमचंद घर में है तो ये 1944 हो गया, प्रेमचंद घर में है। कलम का सिपाही जो अमृत राय उनके पुत्र ने लिखा, ये 1962 में लिखा। और तीसरी जीवनी कलम का मजदूर, कलम का सिपाही नहीं, वो तो पुत्र ने लिखा, कलम का मजदूर 1954 में श्री मदन गोपाल। मूल पुस्तक तो अंग्रेजी में थी, लेकिन बाद में मदन गोपाल ने हिंदी में उसका अनुवाद किया था।
प्रेमचंद जी की मृत्यु के बाद शिवरानी देवी का वह विलाप हृदय को छू लेता है कि जब तक जो चीज़ हमारे पास रहती है तब तक हम उसकी कद्र नहीं कर पाते, लेकिन जब वो हमारे सामने से ओझल हो जाते हैं तो हमारा मन पछताता रहता है, हमारे पास दुखी होने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता है। तो जो प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाकार हैं, जितनी गहराई उनकी रचनाओं में मिलती है उतनी ही निजी जीवन में भी। मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस जिले के लम्हे गांव में 31 जुलाई 1880 में हुआ। प्रेमचंद अपने पिता अजायब राय के एकमात्र पुत्र थे। उनकी 3 बहनें थीं, जिसमें 2 की मृत्यु हो गई। प्रेमचंद अपनी बहन से 8 वर्ष छोटे थे। प्रेमचंद जब 8 वर्ष के थे तब उनकी माता का निधन हो गया। पिता की बदली होते रहने के कारण इन्हें बार बार स्थान बदलते रहना पड़ा। पिता ने दूसरी शादी की ओर किया तो घर में भी माता आई, जिन्हें वो चाची कहते थे। चाची का व्यवहार इनके प्रति अच्छा नहीं रहता था, फिर भी ये चाची का सम्मान करते थे। इनकी पहली शादी जिस स्त्री से हुई थी वह उम्र में इनसे बड़ी और बदसूरत थी। रोज की लड़ाई झगड़े से ऊब कर प्रेमचंद ने उसको उसके घर पहुंचा दिया और शिवरानी देवी से दूसरी शादी कर ली। इस जीवनी में प्रेमचंद के बचपन से लेकर जीवन के अंतिम दिन तक वर्णन है। वह विनोद प्रिय व्यक्ति थे, उन्हें पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। प्रेमचंद की दिनचर्या का वर्णन करते हुए शिवरानी जी लिखती है, रोज सुबह 4 बजे जगकर वो घूमने जाते, आकर हुक्का पीते और नाश्ते में जो भी मिलता खाकर लिखने बैठ जाते। वे हमेशा दूसरों की भलाई का सोचते हुए स्वभाव से ही संवेदनशील तथा भावुक प्रवृत्ति के थे। उन्हें परिवार से बहुत लगाव था। वो हर व्यक्ति की जरूरतों का ध्यान रखते थे, चाहे वह घर का नौकर ही क्यों ना हो। प्रेमचंद ने अपने जीवन में विभिन्न पदों पर कार्य किया था, जैसे मास्टर, हेडमास्टर, फिल्म लेखक, संपादन आदि। वो अपने घर गृहस्थी के अनेक कष्टों से जूझते हुए अपना लेखन कार्य जारी रखते थे। वह साहित्य रचना को इतना आवश्यक समझते थे कि जीवन के एक दिन को भी बेकार नहीं करना चाहते थे। प्रेमचंद महात्मा गांधी जी के विचारों से विशेष प्रभावित थे। गांधी जी से प्रेरित होकर प्रेमचंद ने अपनी नौकरी छोड़ दी। वे हिंदुस्तानी और राष्ट्रभाषा हिंदी में विश्वास रखते थे। विचारों में तो काफी प्रगतिशील थे ही। उन्होंने अपनी पुत्री कमला के विवाह में कन्यादान नहीं दिया था, क्योंकि उनका विचार था कि बेजान चीजें दान में दी जा सकती हैं, जानदार चीजों में तो गौ ही दी जा सकती है, फिर लड़की का दान कैसा, ये मुझे पसंद नहीं है। तो इतने प्रगतिशील विचार के धनी थे मुंशी प्रेमचंद जी। ये उस समय की बात है जब आधुनिकता भी इतना ज़्यादा नहीं छाई थी। प्रेमचंद होली, दिवाली आदि त्योहारों को बहुत ही खुशी से मनाते थे। दिखावे और फालतू खर्च में उन्हें विश्वास भी नहीं था। हमेशा समाज सेवा के लिए तत्पर रहते थे। वे समाज सेवा के लिए कई बार जेल भी गए थे। हमेशा मजदूरों के पक्ष में रहते थे। वह खुद को भी मजदूर ही मानते थे। वे स्वाधीनता आंदोलन में अपनी पत्नी के साथ सक्रिय थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी बहुत बीमार होने पर भी मंगलसूत्र नामक उपन्यास लिख रहे थे। 8 अक्टूबर 1936 को असाध्य रोग से पीड़ित होने के कारण इस महान रचनाकार का देहावसान हो गया। विशेष तौर पे देखें तो तीनों बहनों के बाद होने के कारण लोग प्रेमचंद को तेतर भी कहते थे। विजय बहादुर, बीमाता यानी चाची का भाई, विजय बहादुर यानी चाची का भाई था ये। कजाकी, ये नौकर। बड़े बाबू, पिता के दोस्त। घी के साथ शक्कर इन्हें अच्छा लगता था। गुड़ खाना बहुत पसंद था। अपनी पहली शादी में इतने खुश थे कि मंडप छाने के लिए बांस खुद काटे थे। पहला विवाह बस्ती जिले के मेहंदावाल तहसील में रामपुर गांव में हुआ था। पहली पत्नी उम्र में बड़ी और देखने में बदसूरत थी। इलाहाबाद जाने पर 10 रुपये मिलते, जिसमें 7 रुपये घर भेजते और 5 रुपये का ट्यूशन पढ़ाकर कुल 8 रुपये में अपना गुजर बसर करते थे। शिवरानी देवी की पहली शादी 11 वर्ष में हुई और 3-4 महीने में ही वो विधवा हो गई थी। मुंशी देवी प्रसाद शिवरानी देवी के पिता। कमला, ये प्रेमचंद की पुत्री थी। प्रेमा उपन्यास का नाम बाद में विभा हो गया। शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस चांद नामक पत्रिका में छपी थी। साहस कहानी थी और ये चांद नामक पत्रिका में छपी थी, जो प्रेमचंद को पत्र देखकर मालूम हुआ था। इस रचना में प्रेमचंद ने अपने जीवन से जुड़े कई राज बताए, जैसे उनके जीवन में 2 पत्नी के होते हुए भी एक अन्य स्त्री के साथ संबंध। उनकी इस जीवनी में स्थान स्थान पर उनका रचना संदर्भ मिलता है, जैसे कजाकी, गुल्ली डंडा, रामलीला आदि कहानियों का जिक्र। कुछ प्रमुख उद्धरण है। उस समय विशाल भारत में मैंने एक लेख लिखा था, प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन। उसका अंतिम वाक्य था, प्रेमचंद जी के सत्संग में एक अजीब आकर्षण है। उनका घर एक निष्कपट, आडंबर शून्य सदगृहस्थ का घर लगता है और यद्यपि प्रेमचंद जी काफी प्रगतिशील है, समय के साथ बराबर चल रहे, फिर भी उनकी सरलता तथा विवेकशीलता ने उनके गृह जीवन के सौंदर्य को अछूछड़ तथा अविचलित बनाए रखा है। भले ही कुछ मनचले लेखक अपने को प्रेमचंद या गोरकी के मुकाबले को समझे,
पर यह उनकी अहमन्यता है। प्रेमचंद अद्वितीय थे और चिरकाल तक अद्वितीय ही रहेंगे। वैसे हिंदी माता एक से एक योग्य सपूत को जन्म देती रही और भविष्य में भी वह गोद सोनी नहीं होगी, पर प्रेमचंद अपने ढंग के निराले थे और उनसे इस निरालेपन को कोई छीन नहीं सकता, कोई अपनी बराबरी नहीं करता। ये श्रद्धांजलि से शिवरानी उनकी पत्नी थी, शिवरानी जी ने प्रेमचंद जी की वो पूरक थी, उनकी कोरम कोर छाया प्रतिबिंब नहीं। तर्क में भी प्रेमचंद जी से कभी कभी 21 ही बैठती 19 नहीं। जनवरी सन 1932 में विशाल भारत में लिखा था, हिंदी वालों के लिए सचमुच कलंक की बात है कि उनके सर्वश्रेष्ठ कलाकार को आर्थिक संकट बना रहता। संभवतः इसमें कुछ दोष प्रेमचंद जी का भी है, जो अपनी प्रबंध शक्ति के लिए प्रसिद्ध नहीं और जिनके व्यक्तित्व में वह लौह दृढ़ता भी नहीं जो उन्हें साधारण कोटि के आदमियों के शिकार बनने से बचा सके। कुछ भी हो, पर हिंदी जनता अपने अपराध से मुक्त नहीं हो सकी। उन्हीं के शब्दों में, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे और हमने साथ साथ ही जिंदगी के सब तूफानों को झेला था। दुख में और सुख में मैं हमेशा उनके साथ, उनके बगल में ही थी। आदमी की पहचान तकलीफ के भंवर में पड़कर ही होती है, और चूंकि हम दोनों साथ साथ उन तकलीफों से लड़े, साथ साथ रोए और हंसे, इसलिए मुझे उनकी विशालता का थोड़ा सा अंदाजा लगाने का मौका मिला। स्त्री में स्त्रीत्व नहीं बल्कि मातृत्व भी होना चाहिए। जब तक वह भाव ना हो तब तक किसी से प्रेम पालन कुछ भी संभव नहीं है, ये प्रेमचंद शिवरानी से कहते हैं। पुस्तक के लिखने में मैंने केवल एक बात का अधिक से अधिक ध्यान रखा है, और वह है ईमानदारी, सच्चाई। घटनाएं जैसे जैसे याद आती गई मैं उन्हें लिखती गई हूँ। उन्हें सजोने का मुझे ना तो अवकाश था और ना ही साहस था। साहित्यिकता के भूखे पाठकों को संभव है इस पुस्तक से कुछ निराशा हो, क्योंकि साहित्यिकता मेरे अंदर ही नहीं है, पर मेरी ईमानदारी उनके दिल के अंदर घर करेगी, ये मैं जानती हूँ। इसके माने तो यह हुआ कि औरतें हमेशा पुरुषों से तेज रहती हैं तो अच्छी रही। मरे को मारे शाह मदार, बड़े से दबना, छोटे को दबाना, यह तो कोई अच्छी बात नहीं। ये शिवरानी देवी का वार्तालाप प्रेमचंद जी से है। ये तुम्हारी बड़ी भूल है। मैंने तुम्हें तकलीफ देने की नीयत से नहीं रोका, बल्कि इसलिए कि तुम्हें जाने देना नहीं चाहता। तुमको तकलीफ देने में मुझे कुछ मिलेगा। मैं सच कहता हूँ, तुम घर ही चल जाती हो, तुम घर चली जाती तो मुझे अच्छा नहीं मालूम होता। ये प्रेमचंद शिवरानी से कहते हैं। महोबे में स्त्रियां अपनी बारात की विदा होने के बाद रात को हर एक ही घर में बजाती गाती जाती हैं और हर एक हाथ में आरती का थाल लिए रहती हैं, दूसरे हाथ में बेलन लिए रहती हैं। जो पुरुष घर में रहता है, बारात में नहीं जाता, उसको उसी से मारती हैं। मेरे आने के पहले से ही आपकी साहित्य सेवा जारी थी। आपका पहला उपन्यास कृष्णा प्रयाग से प्रकाशित हो चुका था। मेरी शादी के साल ही आपका दूसरा उपन्यास प्रेमा निकला, जिसका नाम आगे चलकर विभा हुआ। यह तो हमेशा की बात है, जब सरकार किसी पुस्तक को जब्त करता है तो उसके खरीदारों की संख्या बढ़ जाती है, महज यह देखने के लिए कि आखिर उसमें है क्या। ये प्रेमचंद शिवरानी से कहते हैं। मुझे भी इच्छा होती है कि मैं भी कहानी लिखूं, हालांकि मेरा ज्ञान नाम मात्र का भी ना था, पर मैं इसी कोशिश में रहती कि किसी तरह मैं कोई कहानी लिखूं। उनकी तरह तो क्या लिखती, मैं लिख लिख कर फाड़ देती और उन्हें दिखाती भी नहीं थी। ये शिवरानी देवी कहते हैं। यह हिंदुस्तान की खास विशेषता है कि किसी के जीवन काल में मनुष्य से ठीक ठीक नहीं पहचान पाता। खो जाने पर ही मनुष्य को उसकी कीमत का पता लगता है। अगर मैं पहले उन्हें समझ गई होती तो मेरी ये दशा ना होती। मैं पहले इन बातों की आलोचना ना करती। जैसे जैसे इन सब बातों को समझती हूँ, वैसे वैसे कलेजे में छुरियाँ सी चलती हैं। वही मैं हूँ, सब बातें उसी तरह से है, समय वही है, हाथ मल्ला ही खाली बाकी रह गया है। यह सन 1914 की बात है। 2-3 दिन बीतने पर पंडित जी ने 3-4 खांची मछलियाँ भेजी और साथ में एक दोहा भी। धीमन ना फसाए अभी दीनहीन सफरीन, प्रेमचंद भोजन करे विद्या बुद्धि प्रवीण। ये पंडित मनन द्विवेदी। जिसको तुम त्याग तपस्या बलिदान समझती हो, वह भी एक नहीं है। या तो हम तुम दोनों का अपने पापों का प्रायश्चित करना मात्र। ये प्रेमचंद शिवरानी से कहते हैं। इस जगह तुम गलती पर हो। विजेता हमेशा गर्व से अंधा रहता है। अगर विजेता गर्व से अंधा ना हो तो उसे मनुष्य ना कहना चाहिए, बल्कि देवता। अगर देवता नहीं है तो यह कहता हूँ कि तुम्हारे भाई बंद क्या कम अंधे हैं, जो कि विजेता भी नहीं है। यहाँ जो हिंदुस्तानी हकीम आता है वह अंग्रेजों की अपेक्षा कहीं कड़ा शासन करता है, और उसी से देख देख कर हमारे देश के नवयुवकों की वृत्ति भी उसी तरह की होती जा रही है। मुझे इस स्थान पर रहीम का दोहा बहुत उपयुक्त मालूम हो रहा है। प्यादा सा फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ हो जाए। ये प्रेमचंद का शिवरानी देवी से कहना है। ऐसे प्रकाशकों की जरूरत नहीं कि वे अपने ही पेट भरें। लेखकों को भी कुछ मिलना चाहिए। एकेडमी और लेखक का तो पारिवारिक संबंध सा हो जाना चाहिए। आजकल के लेखकों की तरह नहीं, ना प्रकाशकों की तरह ही। जब तक दोनों में ऐसा संबंध ना होगा तब तक कुछ भी नहीं होने का है। इस तरह लेखक का जब कुछ लाभ नहीं होता तो वे निराश होकर बैठ जाते हैं, जिससे लेखकों का विकास नहीं हो पाता और साहित्य की उन्नति भी यहीं पे रुक जाती है।
ये भी प्रेमचंद जी का कहना है शिवरानी से। जिस भाषा का साहित्य अच्छा होगा उसका समाज भी अच्छा होगा। समाज के अच्छे होने पर मजबूरन राजनीति भी अच्छी होगी। ये तीनों साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं। मैं बोली तो यह क्या जरूरी है कि तीनों को साथ ही लेकर चला जाए? आप बोले इन तीनों का उद्देश्य ही जो एक है। साहित्य इन तीनों चीज़ों की उत्पत्ति के लिए एक ही बीज का काम देता है। साहित्य और समाज तथा राजनीति का संबंध बिल्कुल अटल है। समाज आदमियों के समूह को ही तो कहते हैं। समाज में हानि लाभ तथा सुख दुख होता है वह आदमियों पर ही होता है ना। राजनीति में जो सुख दुख है वह भी आदमियों पर ही पड़ता है। साहित्य से लोगों को विकास मिलता है। साहित्य से आदमी की भावनाएं अच्छी और बुरी बनती हैं। इन्हीं भावनाओं को लेकर आदमी जीता है और इन सब तीनों चीज़ों की उत्पत्ति का कारण कौन है? तो आदमी ही है। ये कहना है प्रेमचंद जी का शिवरानी से। दलील की यह कोई बात नहीं। इसके माने है कि दुनिया में मैं महात्मा गांधी के सबसे बड़ा मानता हूँ। उनका भी उद्देश्य यही कि मजदूर और काश्तकार सुखी हूँ। वह इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन मचा रहे हैं। मैं लिखकर उनको उत्साह दे रहा हूँ। महात्मा गांधी हिंदू मुसलमानों की एकता चाहते हैं तो मैं भी हिंदी और उर्दू को मिलाकर हिंदुस्तानी बनाना चाहता हूँ। ये कहना है प्रेमचंद जी का शिवरानी से। पहले स्त्रियों को पुरुषों ने दबाया। जब स्त्रियां कमजोर हो गई तब उन्हीं की संतान हम बच्चे भी गुलाम बने। अब गुलामी का तावान हर्जाना हम लोगों को देना पड़ रहा है। ये प्रेमचंद जी कहते हैं अपनी पत्नी शिवरानी से। मैं तो समझता हूँ कि किसी बोझ को बिना तुम्हारे सहारे के नहीं उठा सकता। फिर मैं तो तुमसे अलग अपने को समझता भी नहीं है। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि कोई पुरुष बिना स्त्रियों के कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक स्त्रियों का हाथ किसी काम में ना लगेगा तब तक कोई भी काम पूरा नहीं पड़ सकता। जब घर घर की स्त्रियां और पुरुष हिंदुस्तान की तरक्की में लगेंगे तभी कल्याण होगा। तुम गलत कह रही हो। कानून का डंडा बड़ा मजबूत होता है। उसके सामने सभी सिर झुका देते हैं। तब मानने ना मानने का सवाल रह ही नहीं जाता। आज अगर कानून पास हो गया तो बड़ा ही उपकार होगा। जो चीज़ धर्म पर छोड़ी जाती है वह मुर्दा है। उनका होना ना होना दोनों ही बराबर है। कोई जमाना था जब लोगों ने ईसा की हथेलियों में खपचे ठुकवाई थी। मोहम्मद साहब को पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ी थी। राम और कृष्ण को भी काफ़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। बुद्ध के भी काफ़ी दुश्मन थे। अब अगर गांधी युग है तो उनको भी काफ़ी लड़ाई लड़नी ही होगी और आखिर में गांधी जी की ही विजय होगी। हाँ, तुम्हारे लिए ज़रूरी है पुरुष खुद मजदूर बन सकता है मगर अपने घर में स्त्री को मजदूरी बनना पसंद नहीं। अब उधर चाहे जो कुछ हो मगर पहले अंग्रेज़ों के यहाँ भी उनकी स्त्रियों को नौकरी नहीं करने देते थे। स्त्रियाँ यानी नौकरानी करने लगी हैं। नौकरानियाँ करने लगी हैं मगर वह अच्छा नहीं है। मैं इसको अच्छा नहीं समझता। अब इसका नतीजा क्या हो रहा है? अब पुरुष और स्त्री दोनों नौकरियाँ करने लगे हैं। तब इसके मान क्या है? रुपए ज़्यादा आ जाएंगे। उसी का तो यह फल है कि पुरुषों की बेकारी बढ़ रही है। शिवरानी प्रेमचंद से कहती हैं, अब तो अपनी कमाई का पैसा पुरुष अपने पास रखे रहते हैं। जब उन बेचारियों को ज़रूरत होती है तो उनसे मांगना पड़ता है। इच्छा हुई तो कभी दे दिया, कभी इनकार करके हट गए। तब ऐसी हालात में मेरे ख्याल में बेहतर रही कि दोनों ही कमाएं। फिर प्रेमचंद शिवरानी से कहते हैं, स्त्रियां शिक्षित हों और उसके साथ साथ स्त्रियों को वह अधिकार मिल जाए जो सब पुरुषों को मिले हैं। जब तक सभी स्त्रियां शिक्षित नहीं होंगी और सब कानून अधिकार उनको बराबर ना मिल जाएंगे तब तक महज बराबर काम करने से ही काम नहीं चलेगा। प्रेमचंद शिवरानी से कहते हैं कि सिद्धांत भी कोई चीज़ होती है और जो चीज़ आदमी अपने हाथों से बनाता है उसमें कुछ प्रेम भी तो हो ही जाता है। जब तक आदमी हाथ पैर मारता है तब तक उसको खराब होते नहीं देख सकता। जैसे बच्चों को तुम सोच करती हो, लड़के लड़कियों से क्या कोई आशा रखता है कि वह आराम ही देंगे? मगर चूंकि बच्चे हो जाते हैं आशा रखते हैं कि वह आराम देंगे। मगर चूंकि बच्चे हो जाते हैं तो उनसे मोहब्बत ही हो जाती है और उन्हीं बच्चों के लिए हम लोग रात दिन कैसा त्याग नहीं करते। लोग कहते हैं कि सन्यासी त्याग करता है और मैं कहता हूँ कि सन्यासी का क्या त्याग, अच्छे से अच्छा खाता और बेफिक्र रहता है। ना बचने की खुशी ना मरने का गम। कहाँ क्या होता है उसकी उसे फिक्र। और यहाँ घर गृहस्थी वालों की क्या हालत है उसकी सुनो। ये प्रेमचंद शिवरानी से कहते हैं, दिया होता है उसका काम है रोशनी करना। शोभा करता है उसे किसी का लाभ होता है या हानि उसे फर्क नहीं पड़ता। उसमें जब तक तेल और बत्ती रहेगी तब तक वो अपना काम करता रहेगा। जब तेल खत्म हो जाएगा तब ठंडा हो जाएगा। तब उसे ठंडे चिराग से ना तो तुम कभी पूछती हो कि कहाँ गया, ना वही तुमको ढूंढने आता है। ये प्रेमचंद शिवरानी से कहते हैं। मैं उनकी इन बातों पर गहराई से सोचने लगी। मैं उसे देखती जाती थी और आंखों से आंसू गिरते जाते थे। उसके इतिहास के अध्ययन से मेरा मन कमज़ोर हो रहा था।
इस मीनार को देखती हुई मैं सोचती जाने कितनी स्मृतियाँ खो गई। इस बनाने वालों को ढूंढने की कोशिश कोई करे तो बेकार होगा। मनुष्य अस्थाई नहीं है। जब ईश्वर की बनाई चीज़ अस्थाई नहीं है तो मनुष्य के कैसे होगी? यह एक तमाशा है। मनुष्य कोई चीज़ नहीं होता। बार बार मेरे अंदर यही सवाल नाच रहा था। दुनिया का कारोबार ज्यों का त्यों चलता रहा। जिनके अच्छे दिन बीते जाते वह हाथ मलते रहते। हाँ, वह अस्थाई तस्वीर हृदय के अंदर एक कसक पैदा करती रहती। सच कहा जाए तो अस्थाई वही चीज़ है जो दिल के अंदर दर्द पैदा करती रहे। जो मिलने वाली चीज़ है वह अपनी नहीं है, आज है कल नहीं। हाँ, अपना दर्द ही मरते दम तक साथ देता है। पहले ये बातें रोज़मर्रा की थी, आज वही कहानी हो रही है। आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, इसको कभी कोई भूल कर भी नहीं सोचता था। अब उससे कहीं ज़्यादा दर्द इन घटनाओं को सोचने में हो रहा है। मैंने कभी सोचा था कि यह कहानी मुझे कभी लिखनी पड़ेगी, मगर नहीं। समय सब कुछ करा लेता है। इंसान समय के हाथ का खिलौना है। जैसा समय खिलाता है वो इंसान उसी तरह खेलता है, और उसी में एक मैं भी हूँ। उनका सिद्धांत था कि नौकर को नौकर मत समझो, नौकर तो अपना एक मददगार होता है। तुमको नौकर की ज़रूरत होती तो नौकर को तुम्हारी, दोनों को एक सी ज़रूरत होती है। ऐसा ही समझना चाहिए। वे अक्सर हम लोगों को ऐसा समझाते हैं। तुम गलती करती हो रानी। लेखक के पास होता ही क्या है जिसे वह अलग अलग बांट दे? लेखक के पास तो उसकी तपस्या ही होती है, वही सबको वह दे सकता है। उससे सब लोग लाभ भी उठाते हैं। लेखक तो अपनी तपस्या का कुछ भी अंश अपने लिए नहीं रख छोड़ता, और लोग जो तपस्या करते हैं वह तो अपने लिए। लेखक जो तपस्या करता है उसे जनता के कल्याण के लिए, वो अपने लिए कुछ भी नहीं करता। आदमी अपने को सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझता है तथा सबसे ज़्यादा शक्तिमान समझता है। अपने को प्रेमी और कोमल समझता है, होता उसका उल्टा है। अक्ल की तो यह हालात है कि जिस्म के अंदर का पता नहीं पाते कब क्या हो जाएगा, जिसका कुछ ठिकाना नहीं। शक्ति क्या हालात है कि सब कुछ आंखों के सामने होता रहता है और हम कुछ नहीं कर पाते, खाली हाथ बैठे रह जाते हैं। ये कहना है प्रेमचंद का शिवरानी से। मैं खाली तुम्हारा ही ऋणी होना चाहता हूँ, दूसरों का नहीं। तुम जितनी भी सेवा करोगी मुझे खुशी ही होगी, क्योंकि इस जन्म में आराम मिलेगा, उस जन्म में भी। मैंने कोई तुम्हारे प्रेश का ठेका नहीं लिया है। तब आप खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, जब तुमने मेरा ठेका ले लिया है तब मेरा रहा ही क्या? सब कुछ तुम्हारा ही तो है। फिर हम तुम दोनों एक ही नाव के यात्री हैं। हमारा तुम्हारा कर्तव्य जुदा नहीं हो सकता। जो मेरा है वह तुम्हारा भी है, क्योंकि मैंने अपने आप को तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है। ये प्रेमचंद जी की वार्तालाप है शिवरानी से। मैं खुलकर रो पड़ी और तभी से आज तक रो रही हूँ। अब मुझे किसका डर रहा पाठकों? आगे अब मुझसे लिखा नहीं जा रहा। अब मेरी सारी जिंदगी रोने के लिए ही बची रही है। मैं ना कोई लेखिका हूँ ना कोई कलाकार। इस रचना से पाठकों का जरा भी लाभ हो सका तो मैं अपने को धन्य मानूंगी। जिस चीज़ को आदमी अपनाता है, विश्वास करता है, अगर उससे किसी का अविश्वास हो जाता है तो दिल में एक क्रांति सी पैदा हो जाती है। वह क्रांति हम लोगों को भस्म नहीं कर सकती, पर खुद भस्म हो सकती है। फिर इन दोनों पर विश्वास लाना मेरे काबू के बाहर की बात है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है शिवरानी देवी के द्वारा जो प्रेमचंद घर में है, तो इनकी भावाभिव्यक्ति यहाँ तक थी। आज के लिए इसे यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।